क्या था जूनागढ़ के उस किले में? क्या रोहित और स्वाति दोनों ही कामयाब हो जाएंगे जो वो वहां पर ढूंढने के लिए गए थे? क्यों क्यों यहाँ पर रानी ने अनिका को उसकी महारानी की जिम्मेदारियां याद दिलाई? क्या सच में नेत्रा रिया को पकड़ लेगी? और क्या यशपाल रोहित के तीनों बच्चों को रोहित को मारने में कामयाब होगा जैसा उसने सोचा है? एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब यहाँ पर आयशा अनिका से बात कर रही थी तो उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है क्योंकि बाहर अनंता खड़ी थी। आयशा जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वो यहाँ पर अपनी माँ से पूछती है कि आप इस वक्त यहाँ पर? तो अब अनंता कहती है मुझे अनिका से कोई ज़रूरी काम था, अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं सुबह तक का इंतज़ार कर लेती। तो भी यहाँ पर आयशा एक बार पीछे की तरफ अनिका की तरफ देखती है क्योंकि अनिका की आंखों में वो बहुत सारे सवाल थे जो वो अभी अपनी आयशा माँ से पूछना चाहती थी, लेकिन अभी वो अनिका और अनंता दोनों को ही गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अनिका एक पल के लिए आयशा मारवा को रोकना चाहती थी क्योंकि वो उनसे पूछना चाहती थी आगे की बातें, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी, अगर नानी माँ इतनी रात गई खुद यहाँ तक आई है तो जरूर कोई ना कोई तो जरूरी बात होगी। आखिर वो सिर्फ उसकी नानी माँ ही नहीं बल्कि खुद एक महारानी भी थी। उनका तो इस तरह रात के समय अनिका से मिलने आना किसी आम बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। आयशा अब इधर यहाँ पर आयशा की वजह से अब आयशा के वहां से जाने के बाद अनिका ने अब अनंता की तरफ देखा और कहा आइए नानी माँ अंदर आइए। इधर अनंता धीरे धीरे अनिका के रूम के अंदर आ गई थी तो रूम में यहाँ पर कदम रखते हुए उन्होंने सबसे पहले इधर उधर नजर दौड़ाई। कभी वो खिड़की की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ और कभी रूम में रखे हुए सामान को यहाँ से गौर से देखने लगती। अनिका उन्हें अच्छी तरह से देखकर यहाँ पर हैरान हो गई थी कि वो इस तरह से ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर किंग ने अनंता की हर हरकत को अपने कैमरे के जरिए देख लिया था क्योंकि किंग तब से अनिका और आयशा की बातों को भी सुन रहे थे। जैसे ही अब उन्हें एहसास हुआ कि अनंता शायद रूम में किसी छुपी हुई चीज को नोटिस कर सकती है, किंग ने बिना एक पल गवाए यहाँ पर अपने कैमरे को ऑफ कर दिया। अब अनंता रूम में रखे हुए एक एक शोपीस को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे किसी जवाब की तलाश थी। अनिका से अब रहा नहीं गया। अब उसने चिंता भरी आवाज में पूछा क्या बात है नानी माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतनी रात को अचानक यहाँ आई है, सब कुछ ठीक तो है? इधर अनंता ने अनिका के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अभी भी रूम को घूर घूर कर देख रही थी। वो बड़े ही गौर से उसे देख रही थी। कुछ पल बाद अब उन्होंने अनिका की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा कुछ खास नहीं अनिका, मुझे बस इतना बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी क्या पहचान है? अनिका अनंता का सवाल सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और अब वो सीधे सीधे अंदाज में कहती है मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अब यहाँ पर अनंता ने तुरंत कहा बस अनिका गुलेरिया, क्या यही पहचान है तुम्हारी? ये सुनकर तो अब अनिका चुप रह गई। अनंता अब धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली अगर तुम अपनी पहचान भूल गई हो अनिका तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुम सिर्फ अनिका गुलेरिया नहीं हो, तुम एक महारानी हो और एक महारानी होने के नाते तुम्हारे कुछ दायित्व हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती। अब अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी तो ये सुनकर उसने अपनी नजरें झुका ली। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी नानी माँ उन्हें ये सब क्यों याद दिला रही है। अब यहाँ पर अनंता ने फिर आगे कहा तुमने अपनी आईडी देखी? राजलक्ष्मी ने तुम्हारी आईडी के ऊपर कुछ भेजा है, क्या तुमने वो अभी चेक किया है? ये सुनकर अनिका ने थोड़ा सा यहाँ पर अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए कहा रात में सोने से पहले मैं अपनी हर एक आईडी को चेक करती हूँ। जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन आती है मैं उसे देखे बिना नहीं सोती हूँ नानी माँ। अनंता ने अब गहरी नज़र से अनिका को देखा और फिर पूछा अच्छा अनिका, तो फिर बताओ आज तुम्हारे साथ सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम को अभी के अभी ऑन करो। ये सुनकर तो अनिका खुद हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो नानी माँ आज जिस तरह से बिहेव कर रही है।
लेकिन अनंत अनिका अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए तुरंत ही अब अपने सिस्टम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर अनंता ने उसे रोकते हुए एक और बात कही, और एक बात, तुम्हें इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर तो अनिका के कदम मानो वहीं रुक गए। उसने पलटकर अब अनंता की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अब यहाँ पर अनंता ने गंभीर आवाज में कहा, अनिका तुम्हें पता है ना, अब सिर्फ 24 घंटे बाद फाउंडेशन डे है। अब ये सुनकर अनिका ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। तो अब अनंता ने आगे कहा, तो क्या उस दिन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? एक बार फिर से सोचकर जवाब देना अनिका, इस बार छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अनिका ने अब कुछ सोचते हुए कहा, जी वो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं जो मैं कंप्लीट करने वाली थी। अब यहाँ पर अनंता ने तुरंत कहा, ऑलमोस्ट नहीं अनिका, इस बार हमें ऑलमोस्ट नहीं चाहिए, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए है, क्योंकि हमारे पास अब ऑलमोस्ट के लिए कोई चांस ही नहीं है। ये सुनकर तो अब अनिका एकदम से ही चुप हो गई, क्योंकि जब से अनंता यहाँ पर आई थी ऐसा जान पड़ रहा था जैसे वो अनिका को अनिका ने कोई काम नहीं किया और उसको उसी से उसे चेताने के लिए वो ये सब कह रही थी। अनंता की आवाज़ अब और भी गंभीर हो गई थी और अब वो कहती है, इस बार हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये लड़ाई आर या पार की है, या तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे या फिर हमारे पास दोबारा संभालने का मौका तक नहीं होगा। हम संभल भी नहीं पाएंगे। तुम समझ रही हो ना अनिका मैं क्या कह रही हूँ? अब अनिका ने यहाँ परेशानी से अनंता की तरफ देखा और बोली, महारानी आप मुझसे क्या कह रही हैं? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अचानक इतनी रात को मुझसे इतनी सारी बातें क्यों पूछ रही हैं? अनंता कुछ पल के लिए अब अनिका को देखती और फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें तो पंछियों से बात करना तो आता ही है ना अनिका? अब अनिका ने तुरंत कहा, जी मुझे आता है। तब अनंता ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम भूली नहीं हो? अनिका ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महारानी, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? अब अनंता ने धीरे से कहा, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो अनिका, हमें राजमाता वीआर तक पहुँचना होगा। अनिका के चेहरे के भाव अब बदल गए थे। अब अनंता ने आगे कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे किंग ने उन्हें ढूंढा था। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ये सुनकर अनिका कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रही। उसके दिमाग में अब अनंता की एक एक बात घूमने लगी थी। राजमाता वीआर, पंछी, किंग और फाउंडेशन डे, सभी चीजें जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन अनिका अभी तक उस पूरी कड़ी को समझ नहीं पा रही थी। अब उसने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, महारानी मुझे आपकी बात समझने की कोशिश करनी होगी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, और सच कहूँ तो मुझे अभी बहुत काम भी है। फाउंडेशन डे से पहले मुझे बहुत कुछ कंप्लीट करना है। अनिका ने अनंता को अभी इतना ही कहा था कि तभी अब अनंता अनिका को बीच में रोकते हुए ही कहती है, आपको जाना चाहिए अनिका, राजमहल की प्रोटेक्शन सिर्फ किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ये जिम्मेदारी एक महारानी की भी है। अनंता की बात सुनकर अनिका एक पल के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही चुप हो गई थी। उसकी नजरें सामने टिक गई थी, लेकिन उसका दिमाग कभी भी किसी गहरी सोच में ही उलझा हुआ था। अनंता अब उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ पल बाद अनंता ने भी यहाँ पर नरम लेकिन यहाँ पर दृढ़ आवाज में कहा, जाइए, हमें पता है अनिका, हमने आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। शायद कभी कभी आपको लगे कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, लेकिन एक आप ही हैं जो इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगी। अनिका ने तुरंत अब अनंता की तरफ देखा और कहा,
नहीं नहीं नानी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ आप यहाँ पर। अनिका अब अपनी बात को पूरी कर पाती कि उससे पहले ही अनंता ने कहा, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दीजिए। अब अनिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसके कदम फिर से रुक गए। अब उसने अनंता की तरफ देखकर कहा, मैं एक बार बच्चों से मिल लेती हूँ। मुझे पता है कि तीनों अभी सो रहे होंगे, लेकिन जाने से पहले उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। अनंता के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका, आप हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर नहीं जा रही हैं, आप वापस यहीं पर ही आएंगी। अनंता की ये बात सुनकर अनिका के चेहरे पर अचानक से एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जैसे उनके शब्दों ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। इधर अनिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं चलती हूँ, और हाँ, राजलक्ष्मी ने जो मैसेज भेजा है मैं उसे भी पढ़ लूँगी। अनंता ने जैसे पहले से ही उसे इस जवाब का अंदाज़ा लगा रखा था, वो मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पता है आपके बारे में, आप अभी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करती हैं। अनिका ने भी अब हल्की सी स्माइल से उसकी ओर अनिका ने भी अब हल्की सी स्माइल की और अब वो फिर धीरे धीरे अपने रूम की बालकनी की तरफ बढ़ गई। अपने रूम की बालकनी में जाने के बाद अनिका भी यहाँ पर एक बार पीछे मुड़कर अनिका की तरफ देखती है। इधर अनंता अभी भी वहीं खड़ी होकर अनिका को ही देख रही थी। अनिका ने अब बालकनी के बाहर खुले आसमान की तरफ देखा। रात की खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी और महल के आसपास सब कुछ शांत था। अनिका ने अब अपनी आंखें बंद की और फिर एक अजीब सी आवाज़ निकालना शुरू कर दी। वो आवाज़ आम इंसानों की आवाज़ के जैसी बिल्कुल नहीं थी, उसमें एक अलग ही तरह का सिग्नल था, जैसे अनिका यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को पुकार रही हो जो सिर्फ उसकी ही आवाज़ को समझ सकता है। इधर अनिका ने जैसे ही ये आवाज़ निकालनी यहाँ पर शुरू की तो वहाँ पर कुछ ही पलों में रात के आसमान में एक विशालकाय ईगल, एक जियंट ईगल अब उसे वहाँ पर दिखाई दिया। उसके बड़े बड़े पंख हवा को चीरते हुए धीरे धीरे अनिका की बालकनी की तरफ बढ़ रहे थे। अनिका ने उसे देखते ही अपनी निगाहें उस पर जमा दी। वह विशाल ईगल बालकनी की मुंडेर के पास आकर कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अनिका और उस ईगल के बीच में एक अजीब सा आई कॉन्टैक्ट हुआ। दोनों जैसे बिना किसी शब्द के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अनिका की आंखों में भरोसा था और उस ईगल की आंखों में जैसे उसे पहचानने की चमक। कुछ ही देर में ईगल ने अपने विशाल पंख फैलाए। अनिका ने बिना किसी डर के उसकी ओर कदम बढ़ाया और अगले ही पल वह उस विशाल ईगल के साथ आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुकी थी। इधर नीचे खड़ी अनंता बस उसे जाते हुए देखती रह गई। रात के अंधेरे आसमान में अनिका और वो जियंट ईगल धीरे धीरे दूर होते चले गए। इधर अनंता की निगाहें तब तक आसमान पर टिकी रही जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। और अब अनंता ने धीमी आवाज में खुद से कहा, जाओ अनिका, अब तुम्हें ही ये जिम्मेदारी निभानी है। तो इधर दूसरी तरफ लंदन में यशपाल अग्रवाल के पैलेस में रात काफी गहरी हो चुकी थी। अपने कमरे में यशपाल अकेला बैठा हुआ था। कमरे में चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में बीते हुए सालों की एक एक घटना आज घूम रही थी। यशपाल ने खुद कहा, पहले तो मुझे उस अनंता और उसकी बेटी को ढूंढने में इतना समय लग गया, और जब आखिरकार वो दोनों मुझे मिल गई तब भी मेरा काम आसानी से पूरा नहीं हुआ। और ये सोचते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बींच ली। एक बार पीयूष की वजह से मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाया था, और उसी वजह से अगली बार मुझे अकेले जाना पड़ा। मुझे लगा था कि इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। ये कहते हुए यशपाल कुछ क्षण के लिए खामोश रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, कुछ ना कर पाने के कारण। और अब वो फिर से कहता है, और वहाँ पहुँचने के बाद जब मुझे लगा कि मेरा मकसद अब पूरा हो गया, तब मुझे क्या पता था कि यह तकदीर इतने सालों तक मुझे एक अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाती रही है। अब वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ
उसने कमरे में रखी खिड़की की तरफ देखा और फिर बेहद ठंडी आवाज में कहा, लेकिन आप अब्बास, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं अपनी तकदीर के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। यशपाल की आंखों में अब एक खतरनाक चमक आ गई थी। उसने जैसे किसी अदृश्य दुश्मन को सामने खड़ा मानकर कहा, रोहित मारवा, तैयार हो जाओ। तुम्हारा यह मामा आ रहा है तुम्हारे साथ शतरंज खेलने के लिए। लेकिन इस बार मैं सिर्फ तुम्हें हराने नहीं आ रहा हूँ, बल्कि इस बार मैं तुम्हारी पूरी बाजी को खत्म करने के लिए आ रहा हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जिंदगी का अंत भी कर दूंगा। यशपाल ने टेबल पर रखी शतरंज की बिसात की तरफ देखा। उसने एक एक मोहरे को ध्यान से देखा और फिर काले राजा को अपनी उंगलियों से उठाकर सामने रख दिया और कहता है, बड़ा डिफेंडिंग चैंपियन है ना तू रोहित, तो चलो इस बार मैं भी देखता हूँ कि तेरी फाइटिंग कितनी अच्छी है। यशपाल ने अब शतरंज की बिसात पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ जय और मात का नहीं होगा। इस बार जो हारेगा वो अपनी पूरी जिंदगी वो अपनी पूरी की पूरी बाजी को खो देगा। हुए ही उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई और वो अब आगे कहता है, मैं मानता हूँ तुम एक अच्छे फाइटर हो, वो स्किल है तुम्हारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात और है, उस बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था मैं उसे गलत साबित करके ही रहूँगा। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसका अंश आखिर क्या कर सकता है, क्योंकि उसने वो भविष्यवाणी की थी ना कि उसका अंश ही मेरा अंत होगा। तो अब मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो, क्योंकि वो भविष्यवाणी तो कभी सच नहीं होने वाली। उसकी आंखों में मानो अब एक चुनौती साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ कदम अब इधर उधर कमरे में टहलने लगा और फिर अचानक से रुक गया। लेकिन अब वो फिर से कहता है, लेकिन सबसे पहले उसकी डरपोक माँ के साथ एक खेल खेला जाए। ये कहते हुए यशपाल ने कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर चिंता की हल्की सी लकीर उभी। लेकिन वो अभी है कहाँ पर? मारवा हाउस में तो आयशा मारवा नहीं है, और मुझे इस बात की खबर है। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? आखिर कहाँ चली गई है वो आयशा? ये सोच कर अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, और अगर मुझे उसका पता ही नहीं है तो मैं उसे बाहर कैसे निकालूंगा? अब वो ये सोचकर फिर से दोबारा से कमरे के चक्कर लगाने लगा। कुछ तो करना ही होगा मुझे, किसी भी तरह से उसे अपनी चाल के सामने लाना होगा, वरना ये बाजी तो ऐसे मेरे हाथों से निकल जाएगी। मुझे भी किसी न किसी तरह से आयशा मारवा तक पहुंचना होगा। कुछ क्षणों बाद उसकी आवाज में अब फिर से डर की हल्की सी झलक दिखाई दी, और अगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो समझ लेना सर जी के हाथों से हमें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो उन्होंने साफ साफ हमें बता दिया है कि आयशा मारवा ही मेरी बहन की वो बेटी है। ये कहकर यशपाल अब अचानक से रुक गया। उसने जैसे कोई महत्वपूर्ण बात याद करते हुए कहा, 1 मिनट, राजेश्वर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं क्या फाउंडेशन डे को लेकर? अब उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे इसका पता लगाना होगा। इस तरह से बात नहीं बनेगी। अगर फाउंडेशन डे की तैयारी में जरा सी भी कमी रह गई तो हमारी पूरी प्लानिंग खतरे में पड़ सकती है। पहले मैं एक बार इन सब बातों को छोड़कर पहले फाउंडेशन डे के लिए एक बार राजेश्वर से ही बात कर लेता हूँ। और ये कहते हुए वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो तेज कदमों से कॉरिडोर से गुजरते हुए ही राजेश्वर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसकी नज़र सामने से आती हुई नेत्रा पर पड़ी। नेत्रा भी अभी उसी दिशा में आ रही थी। यशपाल ने नेत्रा को देखते ही अपने कदम वहीं पर ही रोक लिए और सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इधर नेत्रा ने यशपाल की तरफ देखा। यशपाल ने बिना किसी भूमिका के गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है नेत्रा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही यशपाल ने आगे पूछा, तुम्हारा प्लान रेडी है क्या? नेत्रा ने अभी बिना घबराए यशपाल की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ सब कुछ रेडी है।
यशपाल ने कुछ क्षणों से देखा और फिर कहा, सब कुछ मुझे आधी तैयारी नहीं चाहिए नेत्रा। फाउंडेशन डे के दिन एक भी गलती हुई तो हमारी पूरी बाजी पलट सकती है। ये सुनकर नेत्रा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा ना, सब कुछ रेडी है, हर चीज अपनी जगह पर है, आपको सिर्फ अब सुबह तक वक्त होने का इंतजार करना होगा। नेत्रा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब सब कुछ हमारे ही फेवर में है। इस बार हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये सुनकर यशपाल के चेहरे पर यहाँ पर संतुष्टि भरी समाइल आ गई और अब वो कहता है, वाओ वेरी नाइस। यशपाल अब ये कहता है, मुझे तुमसे इसी कॉन्फिडेंस की उम्मीद थी। फिर यशपाल ने थोड़ा पास आते हुए कहा, वैसे अब तक तुम्हें भी सच पता चल ही गया होगा कि किंग की ब्लड लाइन के बारे में। नेत्रा ने उसकी ये बात सुने बिना कुछ कहे उसी तरफ देखती है तो इधर यशपाल ने आगे कहा, अब तुम्हें बस उन सभी को संभालना है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उन सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। यहाँ पर यशपाल की ये बात सुनते ही नेत्रा की आंखों में क्यूरियोसिटी आ गई थी। इधर यशपाल ने आगे कहा, राजमहल जाने से पहले मुझसे एक बार जरूर मिलना, उसके बाद जो कुछ भी राजमहल में शुरू होगा वो सब हमारे हिसाब से ही होगा, और यकीन मानो मुझे उस दिन का बहुत इंतजार है। अब ये सुनकर नेत्रा ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आपसे मिले बिना राजमहल नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात है, उस रिया गुलेरिया को हम काबू में कैसे करेंगे? आपके पास उसके लिए कोई आइडिया है क्या? इधर रिया का नाम सुनते ही यशपाल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अब उसने कहा, भले ही वो किंग की ब्लड लाइन से है, लेकिन साथ ही वो एक बच्ची भी तो है। आखिर एक 13 साल की लड़की के पास कितना ही दिमाग होगा। ये सुनकर अब यहाँ पर नेत्रा चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। यहाँ यशपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम समझ रही हो ना नेत्रा कि रिया के साथ तुम्हें क्या करना है? नेत्रा ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ समझ रही हूँ। एक बार रिया को लेकर मुझसे गलती हुई थी। मैंने उस वक्त सिचुएशन को सही तरह से समझा नहीं था और उसकी वजह से बहुत कुछ मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाली हूँ। रिया को मैं पहले से ही कहीं ज़्यादा समझती हूँ। मुझे पता है कि वो किस तरह सोचती है और किस वक्त क्या रिएक्शन दे सकती है। ये कहते हुए नेत्रा कुछ पल रुकती और फिर आगे कहती है, और वैसे भी उस बच्ची की ही वजह से मुझे उन लोगों के बीच में इतना वक्त बिताना पड़ा है। इतने समय में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और उनके बारे में बहुत कुछ सी बातें भी समझी हैं। और इधर यहाँ पर यशपाल नेत्रा की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे तो अब नेत्रा आगे कहती है, इस बार मैं सिर्फ रिया को टारगेट नहीं करूँगी, मैं उसके आसपास के हर कनेक्शन को समझकर ही अपनी चाल चलूँगी। अगर वो किंग की ब्लड लाइन का हिस्सा है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अपने लोग हैं और मैं जानती हूँ कि उन्हीं कनेक्शंस को उसके खिलाफ कैसे यूज करना है। अब यशपाल ने नेत्रा की ये बात सुनते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड, अब मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में तैयार हो। ये सुनकर नेत्रा ने कहा, इस बार फाउंडेशन डे पर जो कुछ भी होगा यशपाल, वो सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा बल्कि वो हमारी एक सबसे बड़ी चाल होगी। यशपाल अब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और उस चाल का हर मोहरा अपनी जगह पर होना चाहिए। अब नेत्रा यहाँ पर यशपाल से कहती है कि अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं आपको क्या कह रही हूँ या मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। यशपाल कुछ देर तक तो बिल्कुल खामोश रहा। वो अपनी नेत्रा की बात को दिमाग में टटोलता है, जैसे किसी शतरंज की चाल को आगे बढ़ाने से पहले उसके हर एक मुमकिन नतीजे का अंदाजा लगा रहा हो। कुछ पल चुप रहने के बाद अब वो कहता है, वेल, तुम सही कह रही हो नेत्रा। और फिर उसकी आवाज़ में एक अलग ही यहाँ पर शक्ति आ गई। और वैसे भी अब मुझे सिर्फ रोहित मारवा ही नहीं चाहिए बल्कि उसके 3 बच्चे भी चाहिए, और वो भी हर हाल में। इधर नेत्रा ने यशपाल की तरफ देखते हुए पूछा, आपके पास इतनी बड़ी आर्मी है, आखिर वो कब तक तैयार रहेंगे? उन्हें बाहर निकालिए, अब वक्त आ गया है।
हम सामने आकर वार करें। बहुत हो गया है ये चूहे बिल्ली का खेल। अब और इंतजार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यशपाल ने नेत्रा की बात सुनी और कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, वैसे तो मुझे किसी का सजेशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर नेत्रा चुप रह गई। इधर यशपाल ने आगे कहा, लेकिन इस बार तुम सही कह रही हो। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और आगे कहते हैं, वैसे भी इससे पहले कि वो 3 सपोले बड़े होकर मेरे लिए फिर से कोई बड़ी परेशानी खड़ी करें, उससे पहले ही मैं उन तीनों का ही रास्ता रोक दूंगा। अब वक्त आ गया है उन्हें समझ आ जाए कि सामने कौन खड़ा है। इतना कहकर यशपाल अब वहाँ से चला गया तो नेत्रा कुछ देर तक वहीं खड़ी उसे जाते हुए ही देखती रही। जैसे ही यशपाल उसकी नज़रों से दूर हुआ तो नेत्रा के चेहरे के भाव ही बदल गए। अब उसने अपने मन में कहा, रिया गुलेरिया, मुझे बाकी किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। उसके दिमाग में उस रात की वो पूरी बातें फिर से घूमने लगी जिसे वो आज तक नहीं भूली थी। नेत्रा ने अब धीरे से कहा, मैं उस रात को भूली नहीं हूँ रिया, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखों में बदले की भावना साफ साफ दिखाई दे रही थी और फिर वो पलटकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में जूनागढ़ में, दूसरी तरफ यहाँ पर जूनागढ़ में रात का सन्नाटा पूरे महल पर छाया हुआ था। स्वाति धीरे धीरे पूरे महल के चक्कर लगा रही थी। उसके कदम कभी कॉरिडोर से गुजरते, कभी महल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते। वो जैसे ही महल के एक और हिस्से में पहुंची, उसकी नज़र अब यहाँ पर सामने बने कॉरिडोर पर पड़ी। स्वाति ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसके कदम अब अचानक से कमरे के बाहर जाकर रुक गए। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। स्वाति ने एक बार यहाँ पर अब आसपास देखा। स्वाति अब यहाँ पर खड़ी ही थी कि तभी उसे यहाँ पर वो भी इसी सोच में डूबी हुई थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके अंदर से कोई उसे बार बार उस कमरे के अंदर जाने के लिए कह रहा हो। तभी उसके पीछे से रोहित की आवाज़ आई, स्वाति माँ क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों रुक गई हैं? स्वाति ने पलटकर अब पीछे रोहित की तरफ देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, पता नहीं रोहित, मेरा मन कह रहा है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी अब थोड़ी सी हैरानी थी। स्वाति ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और अब उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो रोहित ने उसे तुरंत कहा, स्वाति माँ बी केयरफुल, पता नहीं अंदर क्या हो। तो स्वाति ने रोहित की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ मैं संभल कर ही जाऊंगी। और फिर स्वाति ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और अचानक से दरवाजे को अब एक झटके से अंदर की तरफ धक्का दे दिया। इधर यहाँ पर एक धक्के से ही ये दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से अब एक अजीब सी बंद हवा बाहर आई। स्वाति और रोहित ने जैसे ही अंदर कदम रखने की कोशिश की तो दोनों की हालत तो यहाँ पर खराब हो गई थी। दोनों को एक साथ तेज खांसी होने लगी। रोहित ने अब यहाँ पर अपने नाक पर अब अपना पूरी तरह से दोनों हाथों से अब अपने मुंह को कवर करते हुए कहा, माँ ये सब क्या है? यहाँ इतनी धूल और मिट्टी क्यों है? स्वाति भी यहाँ पर खांसते हुए बोली, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा रुकने दो, क्योंकि जैसे बाकी सब जगह है यहाँ पर उससे भी ज़्यादा मिट्टी है। कुछ पल के बाद जब यहाँ पर धूल का असर थोड़ा सा कम हुआ, रोहित ने अंदर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अब स्वाति से कहा, माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? स्वाति ने भी पूरा कमरे को गौर से देखना शुरू किया। उसकी नज़रें कोने से दूसरे कोने तक जा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, सच कहूँ रोहित, अभी मुझे भी नहीं पता है कि मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो स्वाति ने आगे कहा, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि मुझे यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मेरा मन बिना किसी वजह से मुझे यहाँ तक नहीं लेकर आया है। रोहित कुछ कहने ही वाला था कि तभी स्वाति ने अपना पहला कदम कमरे के अंदर रखा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई। कमरा बिल्कुल आम कमरे जैसा नहीं था। वहाँ जगह जगह पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बने हुए थे।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने महीनों से नहीं बल्कि सालों से ही यहाँ पर मिट्टी को एकत्रित करके वहाँ पर जमा किया हो। एक कोने में छोटे छोटे मिट्टी के टीले थे, जबकि दूसरी तरफ मिट्टी का एक बड़ा सा पहाड़ सा बना हुआ था। ये सब देखकर स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाती है। उससे अब उसने हैरानी से कहा, ये सब यहाँ पर क्या है? रोहित ने भी अभी अपनी नजरें इधर उधर दौड़ानी शुरू कर दी और अब वो कहता है, माँ स्वाति माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कौन सा स्टोर रूम है जैसा क्योंकि मुझे ये स्टोर रूम जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर किसने जमा की? स्वाति ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अचानक से कमरे के कोने पर जाकर टिक गई थी। आखिर क्या दिखा था स्वाति और रोहित को वहां पर?